हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में है आपकी केमिस्ट्री। देखिए, हम केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी क्लास कोई भी हो, आप यहाँ से केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि हम आपके साथ में होता क्या है, केमिस्ट्री आपको मुश्किल क्यों लगती है? केमिस्ट्री के मुश्किल लगने की वजह ही ये है कि आपका जो बेसिक है वो तो आपको बताया नहीं गया, और उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो आप पर थोपनी शुरू कर दी गई हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको जब बेसिक नहीं पता है, आपको ये नहीं पता कि परमाणु होता कैसा है, होता क्या है, तो आप परमाणु भार का जान के क्या करोगे? ठीक है। तो इसी कंडीशन में क्या होता है, आपको केमिस्ट्री भारी लगने लगती है। और एक टाइम ये आता है कि आप ये कहने लगते हो, ओफो ये केमिस्ट्री, इससे तो जान बचानी ही पड़ेगी। तो अब आपको केमिस्ट्री से जान बचानी नहीं पड़ेगी। आपको केमिस्ट्री में समझने में और अपने डाउट्स क्लियर करने में मजा आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम उसमें पढ़ने वाले क्या हैं, क्या सब्जेक्ट है, और उसमें हम क्या पढ़ते हैं। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में जाहिर सी बात है हिंदी की ही चीज़ें पढ़ी जाती हैं। हिंदी के रस, हिंदी की संधियाँ, तो ये सब चीज़ें पढ़ी जाती हैं। अब केमिस्ट्री जो है या रसायन विज्ञान जो है वो कौन सा विषय है और इसे क्यों पढ़ा जाता है? देखो, पहला नाम हमने जनक का दिया है। जनक के तौर पर एंटोनी लिवोजियर को जाना जाता है केमिस्ट्री के जनक के नाम से। किसे? एंटोनी लिवोजियर को केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। एंटोनी लिवोजियर, इन्हें केमिस्ट्री का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये सिद्ध किया था कि वायु जो है, सबसे पहले सिद्ध किया था कि वायु जो है ऑक्सीजन, ये हम इसे शो करते हैं वायु को O2 से। एक्चुअल में वायु जो होती है हमारे चारों ओर जो हवा है, वायु, उसमें दो गैस ज्यादा मात्रा में होती है। एक होती है हमारी ऑक्सीजन और दूसरी होती है प्लस नाइट्रोजन। ठीक है। तो ये किसने सिद्ध किया था? सबसे पहले ये सिद्ध किया था हमारे एंटोनी लिवोजियर ने। और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। ये अगर हम बात करें इनकी मात्रा कितनी होती है, तो जो नाइट्रोजन है लगभग 78% के समथिंग होती है, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो लगभग 21% के समथिंग होती है। 21% के समथिंग होती है। तो ये आप जान लीजिए जनक के बारे में। इसके बाद बात करते हैं परिभाषा की। रासायन विज्ञान है क्या? देखिए, रासायन विज्ञान को समझने के लिए हम इस वर्ड को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। पहला है रस, रस, और दूसरा है आयन। दूसरा क्या है? आयन। ठीक है। अब रस का मतलब क्या होता है? रस का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा पदार्थ। पदार्थ, या दूसरा इसका मीनिंग होता है द्रव्य। क्या होता है? पदार्थ या द्रव्य। और आयन का मतलब होता है अध्ययन। आयन का मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है। ठीक है। तो हमारा यहां से एक डेफिनेशन निकल के चलती है, परिभाषा बनती है कि रासायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ या द्रव्य का अध्ययन करते हैं। पदार्थ या द्रव्य का अध्ययन करते हैं। हम लिख लेते हैं, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ
अब पदार्थ का अध्ययन का मतलब क्या है? देखो पदार्थ जो है, पदार्थ के गुण, देखो जब अध्ययन करेंगे हम किसी चीज के बारे में स्टडी करेंगे तो हम ये पता करेंगे कि ये किस चीज की बनी हुई है, ये कैसी प्रॉपर्टी शो करती है, मतलब ये क्या करती है, किस चीज के लिए क्या कैसी रिएक्शन करती है, अगर हम इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है, ठंडा करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, या इसे भिगोते हैं तो क्या होता है। तो पदार्थ के गुण व संगठन, संगठन का मतलब, संगठन का मतलब होता है संगठन, संगठन, संगठन का मतलब होता है ये किस चीज की बनी हुई है का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है, रसायन विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण व संगठन का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। बात समझ में आई यहां तक? रसायन विज्ञान कहलाती है। इन नोट्स को साथ साथ आप तारते चलिए, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक, ठीक है दोस्तों, कहलाती है। तो ये हमने लिख दिया। यहां से आप समझ गए होंगे परिभाषा को, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ। अब यहां से एक वर्ड निकल के चलता है हमारा पदार्थ। ये पदार्थ कौन है? ये साहब कौन है? इसको जान लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो पदार्थ, पदार्थ या मैटर या इसी का नाम होता है सब्सटेंस, ये क्या होते हैं? पदार्थ, मैटर, सब्सटेंस या द्रव्य, इन्हें द्रव्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो सब क्या है? पदार्थ हैं। वो सब क्या है? पदार्थ। अगर हम पदार्थ की परिभाषा लिखने को कहा जाए तो हम लिखते हैं पदार्थ वह है, पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान व आयतन होता है, वह आयतन होता है। अब ये द्रव्यमान और आयतन क्या है, इस चीज को समझ लीजिए। एक वर्ड आया है द्रव्यमान, दूसरा वर्ड आया है आयतन। देखिए हम बिल्कुल डीपली जाके इसे सीखना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, तो आप हर चीज को ध्यान से समझिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, डाउट का भी सॉल्यूशन हम आपको देंगे। तो पदार्थ में दो वर्ड आए, पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है और दूसरा आयतन होता है। द्रव्यमान का मतलब होता है हमारा भार या वजन से, भार या वजन से, ठीक है। दूसरा आयतन का मतलब होता है जगह घेरने से, स्थान घेरने से, ठीक है, स्थान घेरना, जो चीज जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल जो हाथ में ले रहे हैं उसमें कोई ना कोई तो वजन है और वो आपके हाथ की कुछ ना कुछ जगह भी घेर रहा है, तो वो क्या हुआ? पदार्थ हुआ। आप कुर्सी पर बैठे हैं, चरपाई पर बैठे हैं, लेटे हैं, तो उस टाइम आप चरपाई पे जगह घेर रहे हैं, आप में कुछ ना कुछ वजन है, तो आप भी क्या हैं? पदार्थ हैं। आपकी चरपाई, खाट, कुर्सी, जो भी कुछ आप देख रहे हैं वो सब क्या है? पदार्थ हैं, जिनमें वजन होना चाहिए और स्थान घेरना चाहिए, वो सब क्या है? पदार्थ है। उदाहरण के तौर पे आप कुछ भी इसमें ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, ठीक है, बुक या पेन, सब क्या है? पदार्थ हैं। ये सब क्या है? पदार्थ हैं। जो भी आप देख रहे हैं वो चाहे कोई जीव है या निर्जीव हो, केमिस्ट्री की भाषा में हम उसे पदार्थ कह सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखो, पदार्थ जब, ये पदार्थ जो हैं अब ये कैसे होते हैं और इनके कणों के ये कैसे बनते हैं। तो पदार्थ जो होते हैं, देखो हम हैं या कोई चीज़ है,
मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे के समझाता हूँ। एक चौक से क्या होती है, एक चौक होती है। चौक को हम क्या करते हैं, तोड़ना शुरू करें तो तोड़ेंगे तो एक बहुत बारीक बारीक सा चूरा निकल आएगा। ठीक है, एक बड़ी सी चौक को अगर हम तोड़ें तो एक बारीक बारीक सा चूरा निकल आएगा। अब वो चूरा, जैसे हम नाज को पीसकर आटा बना लेते हैं, आटा कितना बारीक होता है, बहुत बारीक होता है। इसी प्रकार पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। कैसे मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। और इन कणों के कुछ लक्षण होते हैं। इन कणों के क्या लक्षण होते हैं, लक्षण क्या क्या है हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 लक्षण इनका होता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण जो है वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। दूसरा नंबर क्या है, हमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया कि जो पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यहां लिख लेते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तीसरी चीज क्या थी, तीसरी चीज बताई कि पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। ये क्या करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। हम लिख लेते हैं, पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। अब गति की आप किस तरीके से समझ रहे हैं, देखो चौक जो होती है एक कण से नहीं बनी होती, बहुत सारे कण से बनी होती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह जुड़े होते हैं। अगर आप रोटी बनाते हैं तो आटा आटा जो होता है उसके कितने सारे कण एक रोटी में जुड़े होते हैं, देखिए। ठीक है, इसी तरह पदार्थ के कण लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और ये गति जो है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव, गैस में ये गति गैस में सबसे ज्यादा होती है और ठोस में जो है सबसे कम होती है। वो क्यों होती है उसे भी हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से होती है। तो ये 3 लक्षण फिलहाल आप याद रखिए जो किसके हैं, पदार्थ के कणों के हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम समझते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। मैंने बात की है ठोस, द्रव और गैस की, तो इन्हीं को समझते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं मेन होती हैं, ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। देखो ठोस, द्रव, गैस में क्या होता है, हम बात करते हैं पदार्थ के कणों की, क्योंकि ठोस भी पदार्थ है, द्रव भी पदार्थ है और गैस भी है। तीनों पदार्थ की अवस्थाएं हैं। जैसे पानी की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। पहला कौन सा, ठोस अवस्था के रूप में बर्फ हो सकता है, द्रव अवस्था के रूप में जल, पानी हो सकता है, और गैस अवस्था के रूप में क्या हो सकता है, आपकी भाप हो सकती है। ठीक है, तो ये पदार्थ की जिस तरीके से जल की या पानी की 3 अवस्थाएं हैं, इसी तरीके से हर पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। पहली कौन सी है, ठोस है। ठोस में क्या होता है, ठोस के जब हम लक्षण पढ़ते हैं, नंबर 1 सबसे पहला लक्षण होता है, ठोस जो होते हैं कठोर होते हैं। कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, ये कठोर होते हैं। द्रव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, द्रव तरल होते हैं, यानी कि जो बह सकते हैं। और गैस कैसी होती है, गैस को आप जानते ही हैं, गैस तो गैस के ही रूप में होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, गैस के ही रूप में होती है। दूसरा लक्षण इनका क्या होता है, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आयतन, आकार और द्रव्यमान निश्चित होता है। उनका आयतन, आयतन की अभी हमने बात की थी, जितनी वो जगह घेरेंगे। दूसरा क्या, आकार। देखो इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इनका क्या, आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है।
एक सेकेंड, ये गलत हो गया है। इनका आयतन अनिश्चित होता है। आयतन इनका तो निश्चित होगा, इनका क्या होगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, और इनका भी क्या होगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, अब ये आयतन को तो आप समझ गए थे क्या है। आयतन का मतलब है जगह घेरना, जगह घेरना। आयतन का मतलब क्या है, जगह घेरना। तो जगह घेरना देखो, अगर बर्फ का एक टुकड़ा है तो वो जितनी जगह घेरेगा इस तरीके से, वो क्या होगी, वो आपकी इतनी ही जगह घेरेगा हर जगह जहां भी आप उसे ले जाए। इसी तरीके से जो हमारा द्रव है उनका भी आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। वो भी क्या है, अगर आपके पास एक गिलास पानी है इस तरीके से, या आधा गिलास पानी है, ये एक छोटा गिलास है और ये यहां तक पानी में भरा हुआ है। आप इस पानी के गिलास को एक बड़े गिलास में डालते हैं तो क्या होगा, क्या बड़े गिलास में भी ये पानी आधा ही भरा जाएगा, नहीं, बड़े गिलास में ये पानी नीचे नीचे ही रह जाएगा, तली में ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी जगह ये यहां घेर रहा था उतनी ही जगह इसने यहां घेरी है। लेकिन अगर गैस की बात करें तो इनका आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। अगर आप थोड़ी सी गैस लीक कर दें जो बहुत थोड़ी सी जगह में थी सिलेंडर में, ठीक है, तो वो पूरे कमरे में फैल जाती है। कहाँ फैल जाती है, पूरे कमरे में उसकी खुशबू आने लगती है। तो गैस में क्या होता है, गैस में का जो आयतन होता है, यानी कि गैस के जगह घेरने की जो कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है, अनिश्चित होती है। दूसरी चीज क्या थी, द्रव्यमान। तीसरा द्रव्यमान। देखो द्रव्यमान में क्या होता है, जो ठोस होते हैं उनका द्रव्यमान तो होता है निश्चित, ठीक है, जो द्रव होते हैं उनका द्रव्यमान भी क्या होता है, निश्चित होता है। और गैस का द्रव्यमान भी क्या होता है, निश्चित होता है। वो कैसे, उसे भी समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 किलो ठोस, कोई 1 किलो है, 1 केजी, उसे 1 केजी बर्फ है, उसे आपने क्या किया, कन्वर्ट किया पानी में, तो पानी भी आपका 1 केजी वजन का ही मिलेगा आपको। ठीक है, अगर उसे भाप बनाएंगे तो वो उसका वजन भी कितना होगा, 1 केजी ही होगा, वो घटने वाला नहीं है। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं, देखो ठोस में तो जितना वजन है, एक बाट में जितना वजन होता है, अगर वो 1 किलो का बाट है तो वो 1 किलो का ही रहने वाला है। इसी तरीके से अगर आपके पानी की बोतल में 500 ग्राम वजन है तो वो 500 ग्राम ही रहने वाला है। इसी तरीके से अगर आपके सिलेंडर में 10 किलो गैस बची हुई है तो आप उसे फूंक ले या उड़ा दें, वो कितनी होगी, 10 किलो ही होगी। ऐसा नहीं है कि वो जगह ज़्यादा घेरेगी तो उसका वजन ज़्यादा हो जाएगा, वजन कितना रहेगा, वजन सेम ही रहेगा। तो ये होती हैं द्रव पदार्थ की अवस्थाएं। मेन अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को आप अच्छी तरह जानते हैं, द्रव को भी जानते हैं और गैस को भी जानते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट्स है, हमने बता दिया है, इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं। देखो ठोस कठोर होते हैं, द्रव जो होते हैं वो तरल रूप में हो सकते हैं और इनमें बहाव का गुण होता है। क्या का गुण होता है, बहाव का गुण होता है, यानी कि ये बह सकते हैं, जैसे पानी बहता है, दूध बहता है, तेल बहते हैं, तो ये बह भी सकते हैं। ठीक है, और गैस में जो है उड़ने का गुण होता है, ये ऊपर को चलती है इसी तरीके से। और ये आप समझ लीजिए। नेक्स्ट आपकी एक चीज होती है प्लाज्मा, जो पदार्थ की 2 अवस्थाएं हैं, इनमें से प्लाज्मा को तो अभी हम फाइंड कर सकते हैं, बीईसी के लिए केवल कैलकुलेशंस है। तो प्लाज्मा क्या होता है, देखो प्लाज्मा को समझ लेते हैं। प्लाज्मा को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। जैसे हमने बात की जल की, तो हमने यहाँ बात की जल की। जल की अगर हम बात करें, बर्फ, बर्फ पानी को जमाया, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। तो ये फॉर्मूला आपका H2O ही होता है, बर्फ के लिए भी, जमे हुए पानी के लिए भी। जल जो है, जो गिलास में, उसके लिए भी फॉर्मूला क्या होता है, H2O ही होता है। ठीक है,
और आपकी जो भाप है उसके लिए भी फॉर्मूला क्या होता है, H2O ही होता है। समझ गए? ये आपका है तीनों अवस्थाओं में सेम फॉर्मूला। लेकिन अगर हम बात करें प्लाज्मा की, प्लाज्मा में क्या होता है, ये जो हमारा H2O है, H2O जो होता है, ये क्या होता है, जब हम इसे बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, तो ये टूट जाता है H प्लस और OH माइनस आयन में। किस में टूट जाता है, OH प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाता है। इनसे भी ज़्यादा आयनों में टूट सकता है। तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मा में ये पदार्थ की वो अवस्था होती है जिसमें पदार्थ के जो कण होते हैं आयनों के रूप में होते हैं। क्या के रूप में होते हैं, आयनों के रूप में होते हैं। इसीलिए हम इसे आयनीकृत अवस्था भी कहते हैं। प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा की डेफिनेशन लिख लेते हैं, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के कण आयनों के रूप में होते हैं, आयनों के रूप में होते हैं। ये क्या है आपकी, ये आपका प्लाज्मा है। और ये पाया कहाँ जाता है, देखिए हमारे तारे जो हैं, तारे हैं या सूर्य है, क्योंकि वहाँ तापमान जो है बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो प्लाज्मा अवस्था में ही पाई जाती हैं। कौन सी अवस्था में पाई जाती हैं, प्लाज्मा अवस्था में ही पाई जाती हैं, तारे या सूर्य पर जो भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट अवस्था होती है आपकी बीईसी। बीईसी के लिए फिलहाल आप नेक्स्ट वीडियो में जब हम लाएंगे तब आपको समझाएंगे बीईसी होता क्या है, क्योंकि इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक का पता होना जरूरी है। तो फिलहाल हम बीईसी को छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं हम परमाणु की। देखो, ये जो हमने बात की पदार्थ के कण, हमने क्या कहा, पदार्थ के कण, और कणों को भी क्या कहा कि ये बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। बहुत छोटे का मतलब कितने छोटे होते हैं जी, हमने उदाहरण के तौर पे लिए, जैसे आटे का एक कण, अगर हमें कोई कहा जाए कि आटे का एक कण निकाले तो हम कैसे निकालेंगे, सोच सकते हैं आप। या पिसी हुई चौक, आप चौक को पीस लीजिए, या आप डस्टर से चौक उड़ाते हो, उसमें एक कण, धूल का एक कण अगर हमें कहा जाए तो वो हम उसे बोलते हैं कण। उसी कण को हमें नाम दिया गया परमाणु। उसी कण को नाम क्या दिया गया, परमाणु। अब परमाणु क्या है और कैसा है, इसके लिए हमें अलग अलग सिद्धांत बताए गए। पहला सिद्धांत जो आता है वो आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, देखो डाल्टन साहब ने क्या बताया, इस वीडियो में हमने थोड़ा सा, ये विशाल लर्निंग की वीडियो है, उनकी मदद से हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है कि डाल्टन ने क्या बताया। एक एक चीज को ध्यान से समझिए। इस वीडियो में हम समझेंगे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डेल्टन, जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, उन्होंने मैटर के नेचर को बताने के लिए एक बेसिक थ्योरी दी जिसे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। देखो यहां से पहला पॉइंट जो निकलता है, एक एक पॉइंट नोट करते रहिए। पहला पॉइंट क्या है कि जॉन डाल्टन ने परमाणु की संरचना को बताने के लिए या पदार्थ की संरचना को बताने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे क्या कहा गया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। किसने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया। किसने दिया, जॉन डाल्टन ने परमाणु की संरचना को बताने के लिए बताने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे क्या कहा गया, दिया जिसे
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। ठीक है दोस्तों, देखो मैं एक एक चीज को लिख के समझा रहे हैं, तो आप इन्हें साथ साथ लिखते रहिए, आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आप हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं तो वो हम आपको ये डिजिटल्स नोट भी प्रोवाइड करा सकते हैं। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करती है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सभी मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड या मिक्सचर, ये सभी बहुत स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें एटम कहते हैं। देखो इसने सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आया, हमारा नंबर 1 पॉइंट है इसमें कि सभी पदार्थ, सभी एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा आता है कि सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हैं। सभी पदार्थ किससे बने हैं, परमाणु से। सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हैं। हमने बात की थी कणों की, यानी कि कणों को ही हम क्या कह रहे हैं, परमाणु कह रहे हैं। परमाणु से मिलकर बने हैं, मिलकर बने हैं। ये बात किसकी है, ये बताई हमें डाल्टन साहब ने। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं, According to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound, or a mixture, is composed of small particles called atoms. इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए डेल्टन ने कुछ पोस्टुलेट यानी कुछ शर्तें दी जो कि कुछ इस तरह से है। देखिए इसकी शर्तें क्या थी, सभी फर्स्ट मैटर क्या थी, बहुत छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं जिन्हें एटम्स कहते हैं। देखो इसकी पहली, सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, या सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट हमने ये लिख लिया है। दूसरा क्या कहता है, और यही एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा नंबर इसने बताया है कि यही एटम्स यानी कि परमाणु जो हैं वो केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। नंबर 2 क्या है, परमाणु जो हैं वो कहाँ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं परमाणु रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यह हमारा दूसरा नंबर हो गया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं। All matter is made of very tiny particles called atoms which participate in chemical reactions. Second, एटम्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस जो इन्होंने दिया था। तीसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं, क्या कहा इन्होंने कि परमाणु जो हैं, एटम्स जो हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। ये हम लिख लेते हैं परमाणु, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, जा सकता। अब ये बात किसने बताई थी, ये भी बताई डाल्टन ने। आगे समझते हैं ये क्या कहता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना ही क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। एटम, दूसरी बात इसने क्या कही इसी लाइन में कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, 4th नंबर आप डाल लेते हैं यहां से, उसमें लिख लेते हैं रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रिया में
परमाणु न तो उत्पन्न होते और न ही नष्ट होते, न तो बनाए जाते और न ही नष्ट किए जाते। तो हम लिख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न होते और न ही नष्ट होते। नष्ट होते ये, हाँ, यहां से हमारे 4 नंबर इसने हो गए। These are नेक्स्ट, indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. थर्ड, किसी एक एलिमेंट के सभी एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। देखो ये इसने क्या कहा, जैसे ऑर्गन दिया गया है, ऑर्गन नंबर 5 है, और यहाँ एक डेफिनेशन भी है। ये नंबर 5 जो है इसमें तत्व की परिभाषा भी है। ये क्या है, तत्व की परिभाषा भी है। देखो इसमें क्या कहा है कि सभी तत्व जो हैं, हम ही आसान सी भाषा में लिख लेते हैं, और तत्व केवल एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तत्व केवल एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं। ये आपका जो पॉइंट है ये डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें तत्व की डेफिनेशन भी है। तत्व का आपको पता चल गया होगा कि तत्व क्या है। देखो पदार्थ में तो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु हो सकते हैं, लेकिन तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। वो कैसे, उसे हम अभी समझेंगे। एक बार इसे कंप्लीट कर लेते हैं। Identical in mass and chemical properties. फोर्थ, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। एटम्स, देखो ये क्या क्या आ रहा है, नेक्स्ट नंबर में क्या आ रहा है, छठे नंबर पे हम लिख लेते हैं, या इसे ज़रूर अभी नहीं इतनी लिखने की, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट 5वें पॉइंट से ही मिलता हुआ है। जो अलग अलग तत्व होते हैं उनके परमाणु के गुण या लक्षण जो हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ लिख लेते हैं अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुण अलग अलग होते हैं। परमाणुओं के गुण अलग अलग होते हैं। ये हमारा नेक्स्ट हो जाएगा। अब समझ लेते हैं आगे। different elements have different masses and chemical properties. फिफ्थ, किसी भी कंपाउंड में एटम्स का जो रेशो होता है वो एक स्मॉल हॉल नंबर में होता है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ। देखो ये क्या कहा है इसने, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, और इसे गुणित अनुपात के नियम के से भी जाना जाता है कि जो हमारे यौगिक होते हैं, यौगिक, ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी यौगिक की। अभी हम इन्हें समझेंगे आसान सी तरीके से कि ये है क्या। यौगिक, हम इसे लिख लेते हैं कि निश्चित अनुपात में परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं। निश्चित अनुपात में अलग अलग परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं। ये नंबर 7 हो जाता है यहां से। और इसके बाद small whole numbers to form compounds. Thanks for watching. ये वीडियो थी विशाल लर्निंग की ओर से।
जो हमने आपको दिखाई। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तत्व है और एक यौगिक है। इन दो चीज़ों को हम समझ लेते हैं, तत्व और यौगिक को। मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ कि मेरे पास कुछ बॉल्स हैं। मेरे पास क्या है? कुछ बॉल्स हैं और ये बॉल्स अलग अलग टाइप्स की हैं। एक तो ये बॉल्स है, एक और अलग कलर ले लेते हैं बॉल्स का। एक ये कलर हो गया और एक कलर और लेते हैं। एक कलर हमारा ये हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम ये बॉल ले लेते हैं, इनकी संख्या बढ़ा लेते हैं और साइज अलग अलग कर लेते हैं। देखिए इनके साइज अलग अलग हो गए। अब हम इनकी संख्या बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखिए ये सब जो बॉल्स हैं, ये सब हमने अलग अलग मिला दी हैं इस तरीके से। हमें क्या कहा गया है? ये तीन तरह की बॉल्स हमारे पास हैं। अब ये अगर कोई किसी को हम कहें कि हमें लाल बॉल चाहिए, तो लाल बॉल हम इस तरीके से उठा के देगा वो आदमी, ठीक है, क्योंकि ये अलग दिख रही हैं बिल्कुल। लेकिन परमाणु क्या होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं, वो दिखाई तो देते नहीं। लेकिन जब एक ही तरह के परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, एक ही तरह के परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं क्या? तत्व बोलते हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। जब केवल एक तरह के परमाणु आपस में जुड़े हों, दूसरी तरह के उसमें ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ तीन तरह की बॉल हैं, या हम कह सकते हैं हमारे पास तीन तत्व हैं, क्योंकि हमारे पास तीन तरह के परमाणु हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे? ये होंगे हमारे तत्व। तत्व किन्हें कहते हैं? जिनमें केवल एक तरह के परमाणु, यानी कि एक हमारा ये हो गया लाल तत्व, इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं। एक हमारा काला तत्व हो गया ये, क्योंकि इसमें काले परमाणु हैं। एक हमारा नीला तत्व हो गया, इसमें नीले परमाणु हैं। तो ये क्या है? ये तत्व कहलाते हैं जब किसी चीज में केवल एक प्रकार के परमाणु हो। यौगिक क्या कहलाते हैं? यौगिक कहता है कि जब निश्चित अनुपात में अलग अलग परमाणु जो हैं, निश्चित अनुपात में अलग अलग मिलकर, अलग अलग परमाणु मिलकर, या परमाणु छुटा हुआ है, निश्चित अनुपात में मिलकर परमाणु, सॉरी एक सेकेंड, कंफ्यूजन हो गया लिखने में भी। निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। कौन? परमाणु। अलग अलग परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। एक सेकंड में इसे दोबारा लिख देता हूं, ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु निश्चित, हम लिख लेते हैं अलग अलग परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये किसकी बात है? ये है हमारे यौगिक की डेफिनेशन भी हो गई। अब देखो, अगर ये अलग अलग हैं तो ये तत्व हैं। हमने क्या किया? एक परमाणु ले लिया ये, और दो परमाणु ले लिए ये, एक ये एक ये। इसी तरीके से फिर एक परमाणु ये ले लिया और दो ये ले लिए। तो ये क्या होगा? ये यौगिक बन जाएंगे। और यौगिक का जो छोटा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। जैसे देखो, इसमें कितने पार्ट हैं? एक
के साथ दो होने चाहिए, एक काले के साथ में क्या होने चाहिए, दो होने चाहिए। तो नीले और काले का अनुपात क्या हुआ, यहां हुआ 2:1। क्या अनुपात हुआ, 2:1 हुआ। तो ये जो एक पोर्शन होगा इतना, इसे हम बोल लेंगे एक अणु। क्या बोल लेंगे, एक अणु बोल लेंगे। ये इतना जो पोर्शन होगा ये दूसरा अणु, होंगे सेम चीज के लेकिन दो अणु हो गए हैं हमारे पास। इसी तरीके से हम इन्हें क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। अणु जो होते हैं यौगिक का छोटा रूप होते हैं, और परमाणु जो होते हैं वो तत्व का छोटा रूप होते हैं। परमाणु किसका छोटा रूप होते हैं, तत्व का छोटा रूप होते हैं। यानी कि सबसे छोटा पार्ट तत्व का क्या होता है, परमाणु होता है। हमें इसे समझ सकते हैं। अब हम केमिस्ट्री में समझते हैं इसी चीज को। हम लिखते हैं H2O। क्या लिखते हैं हम, H2O लिखते हैं, यानी कि जल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास इसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का एक है, और हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये जो काला और लाल नीला हमने लिए थे, हम कह रहे हैं कि ये O जो काले वाला है ये तो ऑक्सीजन का परमाणु है, और ये जो नीले वाले हैं ये हाइड्रोजन का परमाणु है। ये क्या है, ये हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो यहां से जल का हमारे पास एक अणु बन गया। हमारे पास क्या बच गया, बन गया ये जल का एक अणु बन गया। अब अणु कैसे बने, अणु बने परमाणु के मिलने से। तो हम लिख सकते हैं परमाणु प्लस परमाणु क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। तो परमाणु आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। और अगर ये निश्चित अनुपात में मिले हों तो क्या बना लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं। और अगर अनिश्चित अनुपात में मिले हों, मतलब यहां तो हमें पता है कि दो नीले के साथ एक काला होना चाहिए, दो नीले के साथ एक काला होना चाहिए, दो नीले के साथ एक काला होना चाहिए। लेकिन एक जगह ऐसी है कि वहां पता चला लाल भी नीले भी सब मिक्स पड़े हैं, जैसे ये हमने डाल दिए इस तरीके से, यहाँ लाल भी आ गए बीच में, इधर से ये भी आ गए। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। इसमें किसी का कुछ पता नहीं कितने हैं, है तो देखो ये सब क्या थे, परमाणु थे, है तो सब परमाणु ही, लेकिन ये नहीं पता कि किसके कितने हैं। समझ गए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं, जिसमें रला मिला हो सब कुछ। तो यहां से मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा कि डाल्टन ने क्या कहा और परमाणु क्या है। ठीक है, अब डाल्टन की बात को क्या किया गया, कुछ ही दिनों के बाद डाल्टन की जो बात थी उसे कहने लगे कि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आप याद रखिए, डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु जो है उससे क्या नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। जब तोड़ा नहीं जा सकता तो ये सबसे छोटा कण है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, नई थ्योरी आई जिसे नाम दिया गया टॉमसन का परमाणु मॉडल। टॉमसन ने क्या किया वो पहले सुन लेते हैं वीडियो के द्वारा। इस वीडियो में हम समझेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, लेकिन जब एटम के इनसाइड फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई तब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल साबित हुई। इसका मतलब क्या है, देखो डाल्टन्स ने बताया था कि परमाणु जो है, जैसे हमने यहां एक परमाणु लिया था, हमने काले वाला भी लिया था तो हम काले वाला ही ले लेते हैं समझाने के लिए फिलहाल। ये परमाणु, इसे और नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन पता चला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से आया, पता चला है कि इसमें क्या है, अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। जो छोटा सा कण होता है इलेक्ट्रॉन होता है। हम सपोज करें इस तरीके से मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा कण, इसमें और भी छोटा ये इसके अंदर होता है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो डाल्टन्स ने तो ये कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन है।
अब इलेक्ट्रॉन है तो उसे निकाला भी जा सकता है, तो इसका मतलब तोड़ा जा सकता है। तो उसकी बात क्या हुई, गलत साबित हो गई, और यहां से परमाणु की एक नई थ्योरी निकल के आई जिसे थॉमसन या टॉमसन ने प्रस्तुत किया। उन्होंने अब ये कैसे जानना समझाया, जरूरी हो देखो। गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स एटम में कैसे अरेंज होते हैं। इसे एक्सप्लेन करने के लिए कई साइंटिस्टों ने डिफरेंट टाइप के एटॉमिक मॉडल्स को प्रेजेंट किया। उनमें से जे थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया जो एटम के स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करता था। थॉमसन एटॉमिक मॉडल को विलियम थॉमसन ने 1900 में प्रपोज किया। देखिए यहां से एक नोट्स पॉइंट बनता है, क्या उसे हम नोट्स कर लेते हैं कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था, टॉमसन और थॉमसन दोनों एक ही चीजें हैं, ये कभी आप इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 1900 ईस्वी में दिया गया, किसके द्वारा, टॉमसन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, टॉमसन द्वारा 1900 ईस्वी में दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है देख लेते हैं, आगे ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये एटॉमिक मॉडल एटम के इनर स्ट्रक्चर को थियोरेटिकली एक्सप्लेन करता था। थॉमसन ने बताया कि एटॉमिक मॉडल क्रिसमस पुडिंग के सिमिलर है। आप इसे इसमें समझिए इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा। एक पॉजिटिव चार्ज इसमें स्फीयर में आप एम्बेडेड है, जैसे कि क्रिसमस पुडिंग के ऊपर चेरी और ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड होते हैं। इसे आप इस तरीके से समझिए, तरबूज की तरीके से, क्योंकि तरबूज आप सबने बड़ी अच्छी तरीके से देखा है। डाल्टन साहब ने क्या कहा कि परमाणु जो है वो तरबूज की तरह है। मतलब तरबूज की तरह होने का मतलब जैसे पहले ये गोल था, इसी तरह वाकई में परमाणु गोल ही है, लेकिन वो उस गोल में क्या है, उस गोल में बीज धसे हुए हैं। जैसे तरबूज से बीज निकाले जा सकते हैं, इसी तरीके से परमाणु में से इलेक्ट्रॉन क्या किए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। तो हम इस चीज को कुछ ऐसे समझ लेते हैं, जैसे ये तरबूज का बाहरी पार्ट और ये अंदर का पार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या धसे हैं, बीज धसे होते हैं। क्या धसे होते हैं, बीज धसे होते हैं। बीज कैसे धसे होते हैं, कुछ इस तरीके से मैं बना लेता हूं। तो ये बीज धसे होते हैं तरबूज के अंदर। तो टॉमसन ने बताया कि परमाणु किसकी तरह है, तरबूज की तरह है, और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे हैं जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं। हम इस मॉडल को वाटरमेलन से कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें एटम का पॉजिटिव चार्ज वाटरमेलन के रेड पार्ट जैसे पूरे सरफेस पे फैला होता है। अब देखिए इसके पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि इसने बताया क्या। सबसे पहले इसने बताया कि परमाणु जो है किसकी तरह है, तरबूज की तरह है। पॉइंट नंबर एक यहां से हम डाल लेते हैं, परमाणु किसकी तरह है, तरबूज की तरह है। तरह है, और इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे हैं, इस प्रकार धसे हैं जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं। तरबूज में क्या धसे होते हैं, बीज धसे होते हैं। बात समझ में आई। ये किसने बताया, ये बताया टॉमसन ने। फिर दूसरा इसने क्या कहा, इसने दूसरी चीज बताई जो, जबकि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में वाटरमेलन के सीड जैसे एम्बेडेड होते हैं। दूसरी चीज इसने बताई कि तरबूज में जो लाल पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि परमाणु में तरबूज की तरह जो लाल पार्ट होता है उस पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो दूसरा पॉइंट था इसका कि जैसे तरबूज के लाल भाग पर क्या होता है, धनावेश होता है।
होता है और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है, ये बात यहां तक आपकी समझ में आ गई होगी। देखो, तरबूज में इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन इस तरह धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं। और ये जो लाल पार्ट होता है आपका इस तरीके से, इस लाल पार्ट में क्या होता है? धनावेश होता है। और ये जो आपका काला वाला पार्ट होता है जो बीज की तरह धसा होता है, इस पर आपका ऋणावेश होता है। इस पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। थैंक्स फॉर। तो यहां तक था आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये इसने बता दिया। क्योंकि अब ये जो आपका था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उससे किस तरह से अलग है? उससे ये एक पॉइंट में अलग हुआ कि उसने कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, या परमाणु के, उसने हमें नहीं बताया था कि परमाणु के अंदर कुछ और भी है, लेकिन थॉमसन ने बताया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। परमाणु के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की खोज, एक क्वेश्चन ये बनता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने। किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो किसने की? थॉमसन ने की। ठीक है, थॉमसन या थॉमसन ये एक ही चीज है, एक ही नाम है। इंग्लिश में लिखते समय इसे थॉमसन या टॉमसन हम बोल सकते हैं। तो यहां तक हम बात किए थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब यहां तक आपकी समझ में आ जाना चाहिए। देखो, हमने पहले पढ़ा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, और अब पढ़ा हमने यहां से दूसरी चीज परमाणु की। परमाणु की ही दूसरी डेफिनेशन निकल के आई, नई डेफिनेशन जो थॉमसन ने दी कि परमाणु किससे बना है? परमाणु तरबूज की तरह है जिसमें इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे धसे हैं? जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं, इस तरीके से परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस चीज को समझने से पहले आप ये जरूर समझ लीजिए कि तरबूज कैसा होता है। तरबूज होता है, देखो, ठोस। तरबूज कैसा होता है? ठोस होता है, उसमें तो कोई खाली जगह तो नहीं होती ना अंदर। तो अब इस चीज को आप ध्यान रखिए कि तरबूज ठोस होता है, उसमें कोई खाली जगह नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये क्या कहते हैं, इन साहब को भी देख लेते हैं। इन्होंने किया एक एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। वीडियो में हम समझेंगे रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जे क्या किया थॉमसन देखिए। पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया। इस एटॉमिक मॉडल को उन्होंने पल्म पुडिंग मॉडल नाम दिया। ये था जी लेकिन इस थॉमसन का एटॉमिक परमाणु मॉडल मॉडल। की कुछ लिमिटेशन थी, जिसके कारण ये एटॉमिक मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, वो जे थॉमसन के इस एटॉमिक मॉडल से सहमत नहीं हुए, जिसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को, इनका एक्सपेरिमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको इसे याद करने के लिए ज़्यादा रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ लीजिए इसने क्या क्या लिया और क्या किया, बस आपके ये याद हो जाएगा। ये जो पीला दिख रहा है कागज़, ये पीला कागज़ जो आपको दिख रहा है, ये है सोने की पतली पन्नी। और ये जो यहाँ से आपको टॉर्च जैसी, लेजर लाइट जैसी चीज़ें दिख रही हैं, ये हैं आपकी अल्फा कण। क्या है? अल्फा कण है। अब समझ लेते हैं आगे। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नाम दिया, और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स को लेड ब्लॉक यानी ग्लास कंटेनर में रखा गया है। इस रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। एक अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन्स
और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब एक अल्फा पार्टिकल में 4 यूनिट मास और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। रेडियो एक्टिव सोर्स के आगे एक थिन गोल्ड फॉयल को रखा गया है जिसकी थिकनेस लगभग 210 नैनोमीटर है। इस गोल्ड फॉयल के चारों तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई गई है जिसकी देखिए, मैं इसलिए चुप हो गया हूँ ताकि आप ये समझ लें कि इसने क्या क्या चीज़ें ली हैं। आप वीडियो को पीछे करके एक बार फिर देखें कि इसने क्या क्या चीज़ ली हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसे लिखना कैसे है। मदद से अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। गोल्ड फॉयल और रेडियो एक्टिव सोर्स के बीच में एक ग्लास स्लिट को रखा गया है जिसकी मदद से अल्फा रे को स्ट्रेट और नैरो प्रोजेक्ट किया जा सकता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि जब अल्फा रे को लेड ब्लॉक से प्रोजेक्ट किया जाता है तब अल्फा रे स्लिट से पास होते हुए गोल्ड फॉयल पे फॉल करती है। अल्फा रे में जो अल्फा पार्टिकल्स है वो गोल्ड फॉयल से स्कैटर होते हैं और डिफरेंट एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर एक ब्राइट फ्लैश लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए ये क्या क्या इसने इसने सबसे पहले क्या ली, सोने की एक पतली पन्नी ली। अब अगर आपको लिखना है हिंदी में तो आप इसे इस तरीके से लिखिए। इसने सबसे पहले सोने की एक पतली पन्नी ली जिस पर अल्फा कणों की क्या की, बौछार की। क्या की? अल्फा कणों की बौछार की। और इससे इसने पाया कि ज्यादातर जो अल्फा कण थे, देखिए यहां से जो अल्फा कण आ रहे हैं, मैं समझाने के लिए पॉइंट, यहां से जो अल्फा कण आ रहे हैं इनमें से ज्यादातर कण कहाँ निकल रहे हैं? सीधे निकल रहे हैं, सीधे निकल रहे हैं। कुछ कण जैसे ये कण है यहाँ, ये यहाँ चमक आ रहा है, ये यहाँ चमक आ रहा है, ये यहाँ तो ये कण जो हैं क्या हो रहे हैं? दूसरी ओर जा रहे हैं। ज्यादातर कण कहाँ हैं? सीधे निकल रहे हैं। कुछ कण अपने मार्ग से भटक रहे हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में सोने की एक पतली पन्नी ली जिस पर अल्फा कणों की बौछार की, जिससे उसने पाया कि ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। ज्यादातर जो अल्फा कण थे वो कहाँ चले जाते हैं? सीधे निकल जाते हैं। और बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से भटक जाते हैं। और बहुत कम अल्फा कण क्या होते हैं? अपने मार्ग से भटक जाते हैं। और बहुत कम उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं, यानी कि जैसे टकरा के गेंद दीवार से टकरा के वापस लौट आती है उसी माध्यम में वापस लौट आते हैं। तो इसके आधार पे इसने क्या किया, अपना कुछ प्रस्तुत किया जिसकी मदद से देखते हैं। डिटेक्ट किया जा सकता है। देखिए ज्यादातर जो कण हैं वो सीधे आ रहे हैं और बहुत कम कण इधर उधर जा रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बारे में। ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट पास हो गए। यानी कि ज्यादातर कण क्या थे? सीधे निकल गए। पहला पॉइंट यहीं से ही बनता है, जब ज्यादातर कण सीधे निकल गए तो इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का जो भाग है, क्योंकि पदार्थ, सोना भी पदार्थ है और सोना पदार्थ है तो वो भी परमाणु से मिलकर बना है, तो परमाणु का जो अधिकतर भाग है वो खोखला है। क्या है? खोखला है। यहां से पहला पॉइंट निकल के आएगा आपका, परमाणु का अधिकतर भाग कैसा है? खोखला है। ये आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है यहां से। Most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil. Second observation,
कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे बहुत कम एंगल्स पर, जैसे आप किसी खड़ी हुई डंडी या खंबे पर डला मारे तो ज्यादातर डले आपके इधर उधर से निकल जाएंगे। अगर कोई टच होगा तो वो क्या होगा, जैसे आप यहां से मार रहे हैं तो ऐसे टच होके वो थोड़ा सा मुड़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बहुत कम अल्फा कण जो थे वो क्या हुए, अपने मार्ग से भटके। तो इसका मतलब क्या है कि परमाणु के बीच में कोई ठोस भाग है, परमाणु के बीच में कोई ठोस भाग है। ये भी बात समझ में आई, आगे चलते Some हैं। of the alpha particles were deflected by the foil by small angle. Third observation. लगभग हर 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल गोल्ड फॉयल से टकरा के 180 डिग्री पे बाउंस बैक हुआ। यानी कि हर 12,000 में से एक पार्टिकल बिल्कुल वापस टकरा के चला गया। वापस टकरा के कहाँ गया, जैसे हम गेंद को फकेलते हैं और वो दीवार में लगकर हमारे पास आती है, तो जब वो दीवार में लगकर हमारे पास आती है, बहुत दीवार क्या होती है, ठोस होती है, और वो ठोस से लगकर हमारे पास आती है। इसीलिए इसने क्या बताया कि परमाणु के बीच में कोई ठोस भाग है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से नेक्स्ट क्या कहता है ये? Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound. इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स यानी निष्कर्ष निकाला, जो कि कुछ इस तरह है। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्शन के ही गोल्ड फॉयल से पास हो गए, जिससे ये पता चलता है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी स्पेस होता है। यानी कि परमाणु का ज्यादातर भाग जो होता है कैसा होता है, खोखला होता है। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया गया है, ये परमाणु दिखाया गया है, बीच में एक छोटा सा पार्ट ठोस है, बाकी सब क्या है, ये खोखला पार्ट बताया गया है। दूसरा, कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, जिससे ये पता चलता है कि एटम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा कण छोटे छोटे से कोण पे मुड़े, तो अल्फा कण में जो धनावेश होता है, जैसे उसने बताया था, टॉमसन ने बताया था क्या, कि तरबूज की तरह फैला होता है, लाल भाग की तरह। जैसे ठोस होता है ना, ठोस का तो पता चल गया आपको कि खोखला है। इसके बाद ये जो था, उसने बताया था कि इस पर धनावेश किसकी तरह है, तरबूज के में लाल भाग की तरह धनावेश है। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया कि इसमें जो धनावेश होता है वो छोटे से भाग में होता है। परमाणु के बीच में कोई ठोस भाग है जिस पर धनावेश होता है, जिस पर क्या होता है, धनावेश होता है। ठीक है, और इसे नाम दिया गया नाभिक का। इसे क्या कहा गया, इसे नाभिक कहा गया। इसे नाभिक कहा गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। बल्कि बहुत छोटे वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट होता है। बहुत कम अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे बाउंस बैक हुए, जिससे ये पता चलता है कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो बहुत स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। यानी कि बहुत छोटे से भाग में जो है इस धनावेश है। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने इसे एटम का न्यूक्लियर मॉडल बताया और साथ ही इसके फीचर्स को एक्सप्लेन किया, जो कि कुछ इस तरह है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं।
अब इसने जो पहली चीज बताई, ये दो चीज हो गई कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला है, दूसरा परमाणु के बीच में कोई ठोस भाग है जिस पर धनावेश होता है, इसे नाभिक कहा गया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, गति करते हैं। एक पॉइंट इसने ये दिया। नेक्स्ट, एटम में जो पॉजिटिवली जैसे ये इसने घुमाया हुआ है, देखो आप इसे देख चार्ज सकते हैं, सेंटर है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। यही हमने कहा कि जिस पर धनावेश होता है इसे क्या कहा गया, नाभिक कहा गया। और इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे एटम का कंप्लीट मास कॉन्सेंट्रेट रहता है। इस पर धनावेश होता है और जो परमाणु होता है उसका अधिकतर द्रव्यमान कहाँ होता है, नाभिक में होता है। एक पॉइंट ये निकल के आया यहां से 4 नंबर कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक पर होता है। कहाँ होता है, नाभिक में उपस्थित होता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है भार, नाभिक में उपस्थित होता है या नाभिक में होता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। देखिए अगर आप सोर्ट के चक्कर में पड़ेंगे तो सोर्ट से कभी आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है तो आपको, लेकिन इसी चीज में देखिए कितनी चीजें, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये सब आप एक ही वीडियो में समझ जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया है। न्यूक्लियस का साइज एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। ये भी बात कही इसने कि न्यूक्लियस जो होता है वो, नाभिक जो होता है परमाणु की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। 5वां नंबर यहां से निकल के आता है कि नाभिक का आकार परमाणु की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। तो यहां तक हम पहुंचे किसके लिए, रदरफोर्ड के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसने क्या बताया, देखो हमें टॉमसन साहब ने बताया था कि परमाणु ठोस है, लेकिन रदरफोर्ड ने उनकी बात को काट दिया और उन्होंने कहा कि परमाणु कैसा है, परमाणु खोखला है। ठीक है, परमाणु के बीच में कोई ठोस भाग है जिस पर धनावेश होता है और उसे नाभिक कहा गया। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं और परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में होता है। नाभिक का आकार परमाणु की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। ये बात हमें किसने बताई, ये रदरफोर्ड ने बताई और इसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब इस परमाणु मॉडल के थोड़े से दोष भी हैं, वो भी आप समझ लीजिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष क्या हैं, हम यहां लिख लेते हैं दोष या कमियां। दोष या कमियां एक ही चीज होती है, तो इसमें वो भी आप लिख लेते हैं। देखो इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। देखो वृत्ताकार पथ होते हैं गोला, इस तरीके से यहां से गोल होंगे, लेकिन जब कोई चीज इस तरीके से घूमेगी तो उसे क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी। तो एनर्जी कम होगी तो ये पथ क्या होगा, घटता हुआ जाएगा इस तरीके से, और एक टाइम वो आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में जाके गिर जाएगा। इस चीज को आप नेक्स्ट वीडियो में या इसी नेक्स्ट स्लाइड पर हम समझाते हैं। इसके दोष क्या थे,
आपको बोहर के परमाणु मॉडल के साथ में ये समझ में आ जाएंगे। देखिए ये क्या कहता है। नेक्स्ट परमाणु मॉडल था, जो कमियां इसमें हुई थी उनको दूर करने के लिए नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया बोहर द्वारा। अब ये समझ लीजिए कि इसमें जो परमाणु मॉडल था रदरफोर्ड का, इसने क्या कहा था लास्ट, इसने ये कहा था कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला है, ये बात सही है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। ये दो बात आप जहन में रख लीजिए, ठीक है। यहां से आप समझते हैं फिर बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर ने क्या कहा इसे देखते हैं पहले इस वीडियो के द्वारा। इस वीडियो में हम समझेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स एटॉमिक मॉडल को नील बोर ने 1915 में डिस्कवर किया। ये देख लीजिए, एटॉमिक ये एक पॉइंट है। यहां से बोर्स का परमाणु मॉडल किसने दिया, नील बोर या बोहर, ये दोनों एक ही बात है। नील बोर ने 1915 ईस्वी में दिया। कब दिया, 1915 ईस्वी में दिया। इसमें क्या कहा गया था देखिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड था और उसी मॉडल को मॉडिफाई करके एक्सप्लेन किया गया। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को एटम का न्यूक्लियर मॉडल बताया। इस न्यूक्लियर मॉडल में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तब वो स्टेबल नहीं होता, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन करता है। एक्सेलरेशन करते टाइम देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जब ये इस तरीके से घूमेगा तो ये अपनी ऊर्जा छोड़ेगा और एक टाइम ये आएगा कि ये धीरे 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 क्या होगा, इसमें जाके गिर जाएगा। और जब ये इसमें जाके गिर जाएगा, नाभिक, ये दोनों ऋणावेश और धनावेश आपस में मिल जाएंगे, और अगर मिल जाएंगे तो परमाणु जो होगा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हैं, ये हमें डाल्टन ने बता दिया था। अगर परमाणु खत्म हो जाएगा तो सारे पदार्थ क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट करते हैं और एनर्जी लूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स लगातार एनर्जी लूज करते रहें तो वो धीरे धीरे न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा और कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम अनस्टेबल माना जाता। देखिए रदरफोर्ड के जो कमियों को हम बात कर रहे थे, वो कमियां क्या थी, इसके अनुसार पर जो एटम है, परमाणु है, वो क्या है, अस्थाई है। क्या है, अस्थाई है। कौन, परमाणु जो है अस्थाई है, किसके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार। इस परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु अस्थाई है, ठीक है। और जब ये अस्थाई होगा तो फिर कोई भी चीज स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि केमिस्ट्री का रूल ये कहता है कि सभी पदार्थ किससे मिलकर बने हैं, परमाणु से मिलकर बने हैं, ठीक है। ये इसका दोष था, ये आपकी समझ में अब आ गया होगा। लेकिन हम जानते हैं कि एटम स्टेबल होते हैं। इसी कारण रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। रदरफोर्ड मॉडल की इस कमी को दूर करने के लिए नील बोर ने 1915 में एक एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया, जिसे बोर मॉडल ऑफ एटम नाम दिया। बोर थ्योरी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया और साथ ही इसे एक्सप्लेन करते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं। देखिए इसने क्या बताया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में, उसने कहा था वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, इसने कहा
वृत्ताकार पथ पर तो गति करते हैं, लेकिन वृत्ताकार पथ का मतलब ये नहीं। देखिए वृत्ताकार का पथ का मतलब क्या होता है, दो पथ होते हैं वृत्ताकार। एक तो मतलब ये हो गया हमारा नाभिक, इसके और यहाँ घूम ले, यहाँ घूम लो, यहाँ घूम लो, सब जगह वृत्त है, कहीं भी घूम लो, चाहे बिल्कुल बराबर में घूम लो, यहाँ भी वृत्त बनेगा, तो सब जगह वृत्त बनेगा। लेकिन नील्स बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं जिनका जो कोणीय संवेग है वो h/2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, h/2 एक फॉर्मूला होता है, जिसके मतलब ये है अगर हम आपको एक फील्ड में खड़ा कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि नाभिक से इतनी दूरी पर पहली कक्षा लगेगी, ठीक है, उसके बाद इतनी दूरी पर दूसरी कक्षा लगेगी। तो ये इसने बताया, किसने, बोर्स ने बताया। उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि कहीं भी घूम सकते हैं नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे। इसने कहा नहीं, निश्चित जगह पर, यानी कि नाभिक से निश्चित दूरी पर घूमते हैं, ऐसा नहीं होता कि कहीं भी घूम ले। तो ये इसने बताया कि फिक्स कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें विविक्त कक्षाएं कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, विविक्त कक्षाएं कहा जाता है। इसके अनुसार पहला पॉइंट यही था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स कक्षाओं में घूमते हैं। दूसरा, हर एक ऑर्बिट के पास फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है। बोर ने यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते, देखिए पहला पॉइंट था इसका क्या, कि हर जो कक्षा होती है उसका एनर्जी लेवल होता है, या पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं नंबर 1, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में, निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, गति करते हैं। ये किसने बताया था, ये बोर्स ने बताया था। दूसरा क्या बताया इसने, कि जो कक्षाएं होती हैं उनके उनके ऊर्जा स्तर होते हैं, कक्षाओं के क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं, या इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में गति करते हैं, अलग अलग ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में गति करते हैं। दूसरी बात ये बताई, जैसे मैंने अभी बताया कि उनका मतलब ये था कहने का कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई आदमी खड़ा है फील्ड में और उसके चारों तरफ चाहे उसके बिल्कुल बराबर में ही घूम लो या दूर घूम लो, नहीं, उसकी एक निश्चित दूरी पर उन्हें घूमना होता है। तो वो निश्चित दूरी होती है कक्षा, उसे हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के पास कम एनर्जी होती है। दूसरा क्या कहा इसने, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं उनके पास ऊर्जा कम होती है, एनर्जी कम होती है, और जो दूर होते हैं उनके पास ऊर्जा ज़्यादा होती है। ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, मैं एक बार और बोल रहा हूँ, ये लिखना है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं उन पर ऊर्जा जो होती है उनकी ऊर्जा कम होती है, और जो दूर होते हैं उनकी ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, आइए अब जानते हैं बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स यानी शर्तों के बारे में। फर्स्ट पोस्टुलेट, एक एटम में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। उस पाथ को ऑर्बिट या शेल कहते हैं। इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, इन्हें नाम दिया गया इसने
ऑर्बिट या कक्षा का नाम दिया। दूसरा और पॉइंट, हर ऑर्बिट और शेल के पास अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है। हर जो कक्षा होती है, हर कक्षा का क्या होता है, ऊर्जा स्तर होता है। इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में गति करते हैं, या कक्षाओं का ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है। दोनों बात हम लिख सकते हैं। सेकंड पोस्टुलेट, ऑर्बिट या शेल के पोजीशन को हम क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम लिख लेते हैं तीसरा नंबर यहाँ से, कि कक्षाओं को हम क्वांटम संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कक्षाओं को हम क्वांटम संख्या n बराबर पूर्ण रूप से होती है, पूर्णांक के रूप में होती है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जो कि कुछ इस तरह से है। थर्ड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव करने के लिए एनर्जी गेन करते हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फोर्थ नंबर के लिए निचली कक्षा से ऊपरली कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा अवशोषित करते हैं। ये बात किसने बताई है, ये बताई है आपके नील्स बोहर ने। और ऊपर की कक्षाओं से नीचे की कक्षा में आने के लिए ऊर्जा जो है उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में मूव करने के लिए एनर्जी लूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कर वीडियो लें। को शेयर और लाइक करें। तो यहाँ तक थी बात बोहर के परमाणु मॉडल्स की। अब इसने इसका निष्कर्ष समझ लेते हैं कि इसने क्या कहा। देखो, इसने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। ऐसा नहीं कि नाभिक के चारों ओर कहीं भी घूम लेंगे, निश्चित जगह में घूमेंगे। इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में गति करते हैं। दूसरा, इन कक्षाओं को हम क्वांटम संख्याओं द्वारा शो करते हैं। ये किसका परमाणु मॉडल था, ये बोहर का परमाणु मॉडल था। अब यहां से हमें पता चल जाना चाहिए कि परमाणु है क्या। तो हम बता देते हैं कि परमाणु क्या है। सबसे पहले पॉइंट को हम लिखते हैं कि परमाणु क्या है। परमाणु एक छोटा भाग है और जो किस चीज से मिलकर बना है। हमने 3 मॉडल पढ़े, 4 मॉडल पढ़े परमाणु के, उनसे पता चलता है कि परमाणु पदार्थ का, परमाणु क्या है, पदार्थ का छोटा भाग है जो किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। जो न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। देखिए, हमने जब स्टार्टिंग किया था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के से,
तो हमें पता था कि परमाणु जो है पदार्थ का छोटा भाग है जो जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन जब हमने ये 3-4 मॉडल पढ़े हैं तो उनसे हमें पता चला है कि परमाणु जो है पदार्थ का छोटा भाग है। ये बात तो सही है यहाँ तक, लेकिन वो 3 चीजों से मिलकर बना है। एक उसमें इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ये तीनों चीज आपस में मिलकर एक परमाणु का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। मैं आपको इसके लिए एक पिक और दिखा देता हूं जिससे आपकी फिर और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए ये पिक आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से एक बार लास्ट टाइम पे, फिर आपके याद रहेगा कि परमाणु क्या है। देखिए परमाणु ये है और ये क्या है, ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं छोटे से पार्टिकल्स नीले से रंग के, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं वो यहाँ नाभिक में होते हैं उपस्थित। वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं नाभिक में उपस्थित। तो नाभिक में क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में इस तरीके से गति करते रहते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। परमाणु ये है। जब हम स्टार्टिंग में लेके चले थे तब परमाणु हमारे लिए क्या था, तब परमाणु हमारे लिए था केवल एक गोलाकार कण जो इस तरीके का था, ठीक है। इसे और पार्ट में नहीं तोड़ा जा सकता। अब इसे तो तोड़ा नहीं जा सकता लेकिन हम इसे तोड़ सकते हैं, इसे अलग निकाल सकते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को अलग निकाल सकते हैं और न्यूट्रॉन को अलग निकाल सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपकी यहाँ से कि परमाणु क्या है और ये किन चीज़ों से मिलकर बना है। वीडियो लंबी है लेकिन आपने अगर पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने सीख लिया है कि परमाणु क्या है और रदरफोर्ड ने क्या कहा, नील्स बोर ने क्या कहा, ये सब बातें आपको पता चल गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। आगे की जो सॉल्यूशंस हैं, आगे का जो बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।